आप सभी दोस्तों को परमानंद जी के तरफ से इस प्रैक्टिस सेट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का बेस्ट ऑफ फ्यूचर हो, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हों और मेरी यही शुभकामना है। इसी के साथ मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं, जो अक्सर इस तरह के प्रश्न परीक्षा में देखे जाते हैं। पहला प्रश्न है, कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्या दें। ऑप्शन है ए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, बी, सी, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए और डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो चाइल्ड साइकोलॉजी कहता है कि एक बालक ज़्यादा से ज़्यादा तभी सीख पाता है जब उसे हम क्रिया विधि से पढ़ाएं। क्रिया विधि कहने का मतलब है एक्शन के साथ पढ़ाएं, उसे कुछ प्रैक्टिकल करवाएं, पढ़ाने से पहले कुछ क्रिया विधि करवाएं। जैसे कि हम अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो उसे एक छोटा सा पौधा लाने के लिए बोलेंगे, उसके पत्ते के बारे में समझाएंगे, तो सूरज के बारे में समझाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में समझाएंगे, तो निश्चित तौर पर जब हम मिट्टी से वो जल लेता है, पौधे को दिखाएंगे, तो वो प्रक्रिया उसके आंखों के सामने में घूमता हुआ रहेगा और उसका स्मरण शक्ति इसमें मजबूत रहेगा और वो निश्चित तौर पर वो बालक ज़्यादा सीखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। संवर्धन का क्या अर्थ है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में। तो आप 4 ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेगा। सभी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा। एक सही पर टिक लगाना होता है और आंसर शीट में, OMR शीट में कलर करना होता है गोल गोल पेन से। शैक्षिक गतिविधियों के आदान प्रदान को गति प्रदान करना, नहीं, ये तो संवर्धन नहीं हुआ। सह शैक्षिक गतिविधि की संपादन की गति बढ़ाना, ये भी नहीं हुआ। मापन की प्रक्रिया को बढ़ाना, ये भी नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान कक्षा को छोड़ते हुए विद्यार्थियों को अगली कक्षा में ले जाना, वर्तमान यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो जो विद्यार्थी प्रतिभाशाली है, शिक्षक ऐसा देखने को मिलता है कि शिक्षक क्या करते हैं, वैसे बच्चों को वर्तमान कक्षा से उठाते हुए उसको प्रमोशन करते हुए अगली कक्षा में ले जाते हैं कि ये बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो चलो इसको एक क्लास बढ़ा दिया जाए। तो ये संवर्धन का अर्थ हुआ। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप पहले अध्ययन करें, इसके बाद ही आंसर में टिक लगाएं। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना। चलिए ठीक है, 2 उद्देश्य इसमें दिया हुआ है। फिर अगला पढ़ते हैं, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना। पहली बात तो परीक्षा के लिए तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये बी कभी नहीं होगा। बी आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया। बी इसका कैंसिल हो गया। सी में चलते हैं, विषयों का ज्ञान देना एवं उनको कंठस्थ करना। कंठस्थ करने वाली भी बात नहीं है, हम कंठस्थ कराने के लिए नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य 100% सही तो नहीं, लेकिन श्योर कर सकते हैं, व्यावसायिक कौशल का विकास करना। लेकिन इससे पहले जो हमारा बालकों में विषयों का ज्ञान व मानसिक विकास करना, तो सबसे पहले जब तक मानसिक विकास नहीं होगा बच्चों का, तब तक हम उसको किसी भी कौशल में डेवलपमेंट करने के लिए हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए ये भी आंसर आपका नहीं होगा, आपका 3 आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप बच्चों का कुसमायोजन होता है? बच्चों का कुसमायोजन होता है। आध्यात्मिक परिपक्वता की कमी, संवेगात्मक परिपक्वता की कमी, निरक्षर माता पिता और आवेगशील स्वभाव। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कारकों के परिणाम स्वरूप बच्चों का कुसमायोजन होता है? कुसमायोजन आध्यात्मिक के कारण से कभी नहीं होगा। निरक्षर माता पिता भी रहेगा तो बच्चा अच्छा से पढ़ लिख पाता है, उसमें गलत चीज़ों का समायोजन नहीं होगा। आवेगशील स्वभाव ये भी नहीं। संवेगात्मक परिपक्वता की कमी, हाँ ये हो सकता है, संवेगात्मक परिपक्वता की कमी। सॉरी सी नहीं, सी में टिक लग गया, बी में, बी सही होगा आपका, बी सही है। बी आपका सही है। बी सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5वां क्वेश्चन में। 6-11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है। 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को क्या आवश्यकता है भाई? कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की, उपयुक्त सभी। तो हम इसमें सी में टिक लगा सकते हैं क्योंकि ये क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम की आवश्यकता होती है बच्चों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। कक्षा में ध्यान न देने वाले एक विद्यार्थी के साथ व्यवहार करने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? विद्यार्थी के साथ व्यवहार करने का सबसे बेहतर तरीका, यानी कि हम जो विद्यार्थी के साथ व्यवहार करते हैं, जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा पढ़ाई लिखाई में, तो क्या तरीका है? बच्चे को अनुभव कराने के लिए कक्षा के सामने दंड देना। सबसे पहले तो दंड बच्चों को नहीं देंगे, ये कानून भी बन गया है, विधेयक भी ला दिया गया है कि बच्चों को मारना पीटना नहीं है, दंडित नहीं करना है। जिस दंडित करने से क्या होता है, बच्चों में हीन भावना आ जाती है। बच्चे को ऐसे स्थान पर बैठाना जहां ध्यान कम भटके। ठीक है, देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। काम करते समय बालक को खड़ा करना ताकि वह ध्यान से देख सके। अक्सर हम लोग बच्चे को खड़ा कर देते हैं, परंतु यह भी दंड के अधीन आ गया, यानी बच्चों को हम दंड कदापि नहीं देंगे। दंड देने की हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए ये भी आपका सही नहीं होगा। बालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक को समय समय पर अवकाश देना, ये भी उचित आंसर नहीं हुआ कि बालक को हम छुट्टी ही दे दें, अवकाश ही दे दें, ये भी आपका उत्तर सही नहीं है। तो इससे स्पष्ट लगता है कि आपका उत्तर जो है बी ही होगा। बच्चे को ऐसी स्थान पर बैठाना जहां ध्यान कम भटके। बच्चे को हम इस तरह से बैठाएंगे, पीछे नहीं बैठाएंगे। यदि बच्चे पीछे में बैठे हुए बेंच पर हैं या पीछे में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि वह बच्चों से, किसी और बच्चों से आपस में बातचीत करते हों क्लास करते समय में, तो हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब हो पढ़ाने लिखाने में। लेकिन जब हम बच्चे को अपने नज़दीक, यानी कि शिक्षक अपने नज़दीक अगर रखता है बच्चे को, तो निश्चित तौर पर अध्यापक की नज़र उस पर रहेगी और बच्चे की नज़र शिक्षक पर रहेगी कि हम बहुत नज़दीक में हैं गुरुजी के और हम इधर उधर बातचीत नहीं करेंगे कक्षा में। तो निश्चित तौर पर इस केस में, छठा केस में आपका आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट में चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। बालक
विविध प्रकार से सीखते हैं। माने किस प्रकार से सीखते हैं, किस विधि से? शिक्षक के भाषण द्वारा, ठीक है, देखते हैं। बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। शिक्षक द्वारा निर्देशित, नियंत्रित, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए स्पष्ट है, इसमें बी आंसर होगा, क्योंकि शिक्षक के भाषण द्वारा तो बालक सीखते नहीं हैं, वो प्रयोग विधि द्वारा सीखते हैं। प्रयोग करके अगर सिखाते हैं बच्चों को, विवेचन करके सुनाते हैं, यदि डिस्कस करते हैं किसी भी टॉपिक पर, प्रश्न पूछते हैं बच्चों से और फिर क्रिया करते हैं, उस प्रैक्टिस करवाएंगे उस पर, तो निश्चित तौर पर बच्चों के सीखने का जो है गुण डेवलप होगा और बच्चे सीखेंगे इस प्रोसेस के द्वारा, चिंतन करेंगे किसी भी टॉपिक पर। तो ये सही है। अब 8वां क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो एक बालक को धीरे धीरे बनाती है। क्या बनाती है भाई? सामाजिकरण के द्वारा। तो शिक्षक तो बनाती नहीं है, विद्यार्थी भी नहीं बनाती है सामाजिकरण प्रक्रिया। सामाजिक कार्यकर्ता, तो बच्चा जो है पहले सामाजिक प्राणी बनेगा, तभी ना कार्यकर्ता बनेगा। तो ये सामाजिक प्राणी बनाता है सामाजिकरण। चलिए ठीक है, 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सृजनशील बालक के बारे में, सृजनशील मतलब कंस्ट्रक्टिव बालक है, सृजन है, क्रिएटिव है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करता है परीक्षा में, हम प्रश्न नहीं पढ़ पाते हैं और दोस्त क्या करते हैं, कथन सत्य कहते हैं और सत्य में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, ये तो सही है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है ना, ये तो साफ गलत है। अगर कोई भी बालक क्रिएटिव है तो ज़रूर साहसी होगा, तो यानी कि ये सत्य नहीं है। सृजनशील बालक बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, ये भी सही है, क्योंकि सृजनशील होगा तो वो डेवलपमेंट करेगा और हर दिशा में डेवलपमेंट के लिए सोचेगा वो। ऐसा नहीं कि पढ़ने में अच्छा है तो लिखने में अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, खेलने में अच्छा नहीं होगा, संगीत में अच्छा नहीं होगा। वो बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, और बहिर्मुखी का मतलब होता है अपनी अंतर में दबी हुई बात को ना रखे, बाहर बताए, अपने गार्जियन को, अपने टीचर को, अपने सामने वाले अभिभावक को बताए। सृजनशील बालक बताता है, डरता नहीं है, अंतर्मुखी स्वभाव का नहीं होता है। तो सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है। बी, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, ये भी सही है। वो महत्वाकांक्षी होता है, उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, वो संघर्ष करता है खुद से, ऐसा देखा गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है? पहले की व्यवस्था जो थी शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी, लेकिन बहुत सारे महान विचारकों ने, फिलोसफर ने, बाल मनोवैज्ञानिकों ने आकर के अपना रिसर्च प्रदान किया। अपना रिसर्च देने के बाद इसमें जॉन डेवी का नाम आता है। जॉन डेवी साहब ने बच्चों पर केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। शिक्षण एक प्रक्रिया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण, टीचिंग जो है एक प्रोसेस है, लेकिन कैसा प्रोसेस है भाई? तो शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, अधिगम को निर्देशित करने की, अनुदेशन करने की, शिक्षक अधिगम का सरलीकरण करने के। देखिए ए कभी कभी ए में भी आप टिक लगा सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण एक ऐसा प्रोसेस है जो बच्चे को पढ़ाए, लेकिन सरलीकरण के द्वारा पढ़ाए। अभी हाल ही में जो है एक खान सर हैं, वो पढ़ाते हैं, अच्छा उनका नाम सुन रहा हूँ, और रियल में यूट्यूब में उनकी 4th रैंकिंग है। तो उनका पढ़ाने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है और उनका टेक्निकल सपोर्ट भी है। उनके पास जो सिस्टम है वो सिस्टम मेरे पास नहीं है जो मैं उतने बेहतर तरीके से आपको पढ़ा पाऊँ, लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाने के लिए। तो शिक्षण एक सरल प्रक्रिया है, बच्चे को सरलीकरण के द्वारा ज्ञान अधिगम प्राप्त कराने का। आप डायरेक्ट उसको स्थानांतरण ज्ञान को नहीं कर सकते हैं, यानी दूध से दही बना देना, स्थानांतरण इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लेकिन आप अधिगम को बच्चों में सरलीकरण के द्वारा देंगे, उसको तोड़ तोड़ करके, सरल करके, छोटा छोटा चीज़ समझाएंगे तो शायद वो समझ पाए, ये कहना चाहते हैं प्रश्न में। कोलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने बिना अनुभव के आधार के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है कि बिना अनुभव का कोई प्रतिपादन कर देगा सिद्धांत को। कोलबर्ग ने प्रतिपादित किया कि
तक विकासात्मक होता है। नैतिक तक, नैतिकता होना चाहिए, नैतिकता विकासात्मक होता है, ये भी नहीं। कुल वर्ग पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखा। हाँ, ये सही है, ये सी सही है इसमें आपका। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? कोलबर्ग के सिद्धांत की बात यहाँ आई है दोस्त। मैं कोलबर्ग के सिद्धांत को अगले टॉपिक में, अगले यूट्यूब में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा अच्छा से। प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है? तो प्राथमिक कक्षा का बालक माने 1 to 5 हुआ, हाँ उसको मानते हैं 6 8 तक माना जाता है प्राथमिक कक्षा के बालकों को। लेकिन उसको हम किस विधि से शिक्षण उपलब्ध कराएंगे? तो प्रयास या भूल विधि से तो नहीं कराएंगे, अनुकरण विधि से भी नहीं कराएंगे, व्याख्यान विधि से भी नहीं कराएंगे, क्योंकि लेक्चरर कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। तो इन बच्चों को हम खेल विधि से ही उपलब्ध कराएंगे। मैं आज का वीडियो दोस्त इतना ही तक रखता हूँ। अगले वीडियो में और आगे करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो। और यदि थोड़ा सा भी आपको ये वीडियो दिल छू ले तो ज़रूर जो है लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। लाइक कमेंट करने पर क्या होता है कि यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो शायद मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मैं समझ रहा हूं कि मैं बेहतर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं और बेहतर करने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।